दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद एस क्लासेस में। मैं अमर सिंह कश्यप आपको आज पढ़ाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में निरंतर भविष्यकाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी हम पहचान देख लेते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आपको बताया ही है पिछली वीडियो में कि जो हमारे कंटिन्यूअस सभी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें रहा, रही, रहे सभी टेंसों में आते हैं। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अनुसार अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें रहा है होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें रहा, रही, रहा होंगे, रही होंगी और रहे होंगे होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें रहा था, रही थी, रहते होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी जो पहचान होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी या शैल बी होती है। और कंटिन्यूअस के अन्य टेंसों की तरह है, इसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं दोस्तों। और ये तो आपको पता ही होगा कि विल बी किसके साथ लगता है और शैल बी किसके साथ में लगता है। जो हमारे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स होते हैं आई और बी, आई और बी के साथ हमें शैल बी का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब, और अन्य जितने भी करता हूँ, अन्य सभी करता हूँ साथ में विल बी का प्रयोग करना होता है। अब दोस्तों इसका एफर्मेटिव देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी विल बी शैल बी प्लस जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसका मतलब होता है बी वन। बी वन का मतलब होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कोई हो वो लगाते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों को। मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। अब बनाते हैं दोस्तों इसको। तो हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी समीकरण है, इसके अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट आएंगे। जो सब्जेक्ट हमारा है वो फर्स्ट पर्सन का है आई, इसलिए हम साइड क्रिया के साथ में शैल बी लगाएंगे। तो आई शैल बी। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो मेन वर्ब हमारी क्या है? मेन वर्ब है पढ़ा रहा हूँगा। तो पढ़ा रहा हूँगा कि टीच माने पढ़ाना होता है, टीच माने पढ़ाना होता है, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा हूँ? तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इंग्लिश। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये बात बन गया, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। और दोस्तों इसमें आज, आज की स्पेलिंग और लगानी है, तो आज टुडे। अब दोस्तों हमारा बनकर ये बात तैयार हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते दोस्तों। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो लड़के हमारा बहुवचन है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लड़कों की लाएंगे, तो द बॉयज। इसमें हमारा सब्जेक्ट है बॉयज, लड़के, तो द बॉयज। अब इसके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो लड़के बहुवचन है तो इसके साथ हम आई और बी नहीं है, ये केवल आई और बी के साथ में ही हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य सभी करता है, चाहे कोई भी हो,
सबके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो बॉयज़ के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो द बॉयज़ विल बी, हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब हमारी है खेल रहे होंगे। तो प्ले माने खेलना होता है, इसमें आई लगाने प्लेइंग हो जाएगा। तो द बॉयज विल बी प्लेइंग, अब किसकी बची है, क्या खेल रहे होंगे, द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब कहाँ खेल रहे होंगे, तो मैदान में, इन द ग्राउंड, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये वाक्य बनते हैं। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में विल बी या शैल बी के बीच में नॉट लगाते हैं। जब विल बी या शैल बी के बीच में नॉट लगाते हैं तो इस प्रकार इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार का होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, पता होगा आपको या नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दोनों आइसर्टिव सेंटेंस के भाग होते हैं। और आइसर्टिव सेंटेंस में हमेशा जो वाक्य होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार ही शुरू होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। अब जो नाट है हमारा वो विल बी और शैल बी के नाट बीच में नाट लगता है। तो विल नॉट बी, विल प्लस नॉट प्लस बी लगाएंगे हम। उसके बाद हमारी एम बी लगती है, यानी कि मेन वर्ब में प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। तो दोस्तों इसमें और कुछ नहीं है। जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें जो नेगेटिव होता है उसमें केवल ये देखना होता है कि नाट हमें कहाँ पर लगाना है। तो नाट हम जो हमारा विल बी सहायक क्रिया विल बी होती है उसके बीच में हमें नाट लगाना होता है। तो उसका एग्जांपल है कि तुम दिन में नहीं सो रहे होगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा तुम, तो यू हो जाएगा, यू। अब यू के साथ विल बी आएगी तो विल। अब नेगेटिव हमारा है तो हम नाट आएंगे यहाँ पर, विल और शैल के बीच में नाट आएंगे हम, विल बी के बीच में नाट लगाएंगे। तो यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, तो नहीं सो रहे होंगे। अब हमें मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब हमारे क्या है, सो रहे होंगे। तो स्लीपिंग, अब दिन में नहीं सो रहे होंगे तो दिन की चाहे तो इन द डे कर सकते हैं या फिर ड्यूरिंग द डे कर सकते हैं, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान इसका अर्थ होता है, दिन के दौरान या दिन में। इस प्रकार हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार वो होते हैं जो यस नो टाइप वाले होते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में रहता है, और दूसरे वो होते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जो आदि क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, हिंदी वाले वाक्य के बीच में आते हैं। और जब उसको हम अंग्रेजी बनाते हैं तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। और जो वाक्य, जिन वाक्यों में, हिंदी वाले वाक्यों में क्या सबसे पहले होता है, यानी जो स्नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या की अंग्रेजी ना लगाकर जो हमारी सहायक क्रियाएँ होती हैं विल या शैल, वो हम सबसे पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। क्या माली फूल तोड़ रहा होगा, तो इसमें दोस्तों जो क्या आया है ये सबसे पहले आया है। तो जब हम इसको अंग्रेजी में बनाते हैं वाक्य तो हम इस क्या की अंग्रेजी ना लगाकर इस जो हमारी सहायक क्रिया होती है विल या शैल बी, तो उसको हम सबसे पहले लगाएंगे। और दोस्तों इसमें जो सहायक क्रिया होती है वो आदि सहायक क्रिया जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे पहले लगती है और आदि सहायक क्रिया वो उसके बाद में लगती है। यानी कि विल या शैल कर्ता से पहले लगाना है और जो बाकी बी बचता है बी, तो बी हमको कर्ता के बाद में लगाना होता है। देख लेते हैं इसको। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है माली। अब सब्जेक्ट है इसमें माली, तो सबसे पहले हम माली है, तो अब माली है तो हमारे यहाँ पर सहायक क्रिया जो हमारी वो है
वो बिल लगेगी। तो बिल सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लगाएंगे, तो सहायक क्रिया इसमें बिल लगेगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट है हमारी विल द गार्डनर बी प्लिकिंग द फ्लावर्स। तो विल द गार्डनर बी प्लिकिंग द फ्लावर्स, क्या माली फूल तोड़ रहा होगा। अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिसमें क्या क्यों बीच में आता है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है कि पिताजी कल दफ्तर क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो इसमें क्यों आया हुआ है और साथ में नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे वाई। अब पिताजी हैं, इसके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे अपनी। तो सहायक क्रिया हमारी क्या है, इसमें बिल लगेगी, तो बिल। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन है, पिताजी। तो पिताजी फादर। तो विल द फादर। अब इसमें नेगेटिव भी है। तो दोस्तों नेगेटिव जब कोई सेंटेंस होता है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव होता है, तो उसमें नॉट हमेशा हम कर्ता के बाद लगाते हैं। तो कर्ता के बाद लगाते हैं। अब इसमें सहायक क्रिया में दो शब्द हैं, एक बिल और दूसरा बी। तो हमें नॉट जो है वो हम बी से पहले लगाएंगे, नॉट बी। इस प्रकार हम ये लगाते हैं। तो उसके बाद हम जो हमारी मेन वर्ब लगाएंगे, तो मेन वर्ब हमारी है जा रहे होंगे। तो बी गोइंग टू ऑफिस। अब कल की अंग्रेजी लगाएंगे टुमारो। पिताजी कल दफ्तर क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो हाई बिल फादर नॉट बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। पिताजी कल दफ्तर क्यों नहीं जा रहे होंगे। इस प्रकार ये हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसके साथ साथ में कोई नाउन भी रहता है। तो जब इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम उसके नाउन को भी साथ में ले आते हैं, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ में है। तो ये हैं कौन सा, कौन सी, किसकी, किसका और कितना, कितने। इस प्रकार के चार जो वर्ड होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन वाचक वर्ड होते हैं जिनके साथ में नाउन रहता है। अब इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। अब इसमें दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो कितने हैं, क्वेश्चन वर्ड है वो कितने हैं, और इसके साथ में जो हमारा नाउन है यानी जो क्वेश्चन वर्ड के साथ में जो नाउन आता है वो क्या है, विद्यार्थी है। तो जब इसको हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो कितने विद्यार्थी की जो अंग्रेजी है वो एक साथ में लगेगी। बनाते हैं दोस्तों। तो हाउ मैनी, कितना, कितने। तो जब जिसकी गिनती हो सके उसके साथ हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। और जिसकी गिनती ना हो सके उसके साथ हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं कितना के लिए। तो हाउ मैनी, अब विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट्स हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स यानी कितने विद्यार्थी। अब इसके साथ में हम जो हमारी सहायक क्रिया होती है वो लगाते हैं। अब चूंकि जो हमारा सब्जेक्ट है विद्यार्थी तो इसके साथ में ही नाउन आ गया है, तो हमारी अब बिल भी एक साथ में लग जाएगी। तो बिल बी
हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी। अब मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब हमारी है पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ रहे होंगे स्पेलिंग रीड, उसमें आईएनजी लगा दें तो रीडिंग हो जाएगा। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इन द क्लास, कहाँ पढ़ रहे होंगे, कक्षा में पढ़ रहे होंगे, तो इन द क्लास, अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा एक वाक्य बन गया है। और एक वाक्य दोस्तों होता है जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्वयं अपने आप में कर्ता होता है। तो उसका एग्जाम्पल दोस्तों ये देखेंगे तो वो क्वेश्चन वर्ड हु होता है, हु, इसको हिंदी में कौन कहते हैं। तो जब कौन आता वाक्य में आता है तो वो स्वयं अपने आप में कर्ता होता है, तो उसके साथ में जो हमारी सहायक क्रिया विल या शैल भी होती है वो उसके बाद में लगती है। सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लगाते हैं क्योंकि वो अपने आप में कर्ता भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल, कमरे में कौन गीत गा रहा होगा। अब कौन इसमें आया है तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे कौन, तो कौन की हु, इसके साथ में हम सहायक क्रिया लगाएंगे तो विल बी, हु विल बी। अब मेन वर्ब है गा रहा होगा, तो गा रहा होगा सिंगिंग, गाने की सिंग होती है, इसमें आज तो सिंगिंग हो जाएगा। हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रूम। हु विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग इन द रूम, कमरे में कौन गीत गा रहा होगा। इस प्रकार दोस्तों हम ये टेंस बनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था वो संपन्न हुआ। और दोस्तों इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद एएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्लास 10th और 12th की संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले हम इंडिफिनिट के सभी टेंस और पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।